हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है 10th स्टैंडर्ड एसएससी का फोर्थ चैप्टर, दैट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी शुड टॉक समथिंग अबाउट दिस। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डील विद द इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। इफेक्ट इन द सेंस, सी इन द लास्ट प्रीवियस स्टैंडर्ड मतलब 9th में जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि करंट कैसे करंट एक वायर में फ्लो होता है। बट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू दिस दैट अगर एक वायर में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने से उसका इफेक्ट्स क्या होंगे, राइट। तो इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी वायर से अगर करंट फ्लो होता है तो उसमें क्या इफेक्ट्स आते हैं, तो उस इफेक्ट्स को हम स्टडी करेंगे। सो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज आवर एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट ड्रॉ किया है और मैंने कुछ यहाँ पे बेसिक्स फॉर्मुलेस लिखे हैं जो हमने लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड में किए थे, राइट, जो कि अभी हमें यूज होंगे। ओके, सो इन दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट, सबसे पहले हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये सर्किट क्या है। ओके, तो जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक तो ये है हमारा कि हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में कितना एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर होना मतलब सी व्हेनेवर करंट पासेस थ्रू एनी वायर या एनी कंपोनेंट, तो वहां पे एनर्जी यूज होता है या एनर्जी कंज्यूम होती है, राइट। जैसे कोई भी अप्लायंस होता है हमारे घर में, फैन है, टेलीविजन, एसी है, तो सारी चीजें क्या करती है, एनर्जी कंज्यूम करती है। तो वो एनर्जी कब कंज्यूम होता है, जब वहां से करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया जो कि आपके 10th के बुक में भी है। तो इस सर्किट को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस सर्किट में जो है यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, राइट। बैटरी का हमें पता है दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे दो बैटरी भी, दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव है, राइट। फिर पॉजिटिव से हमने वायर लिया है, यहाँ पे हमने की लगाया हुआ है। की मतलब जिससे हम सर्किट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, राइट। तो ये एक प्लग की कहते हैं इसे हम लोग, राइट। तो एक की लगी हुई है। आगे आते ही यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है आर, जो कि हमने 9th में सीखा था रेजिस्टर क्या होता है, राइट। फिर थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा इसके ऊपर। एक रेजिस्टर लगा हुआ है, रेजिस्टर के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। रेजिस्टर के पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। सी ये पैरेलल और सीरीज भी आपने 9th में पढ़ा था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा या भूल चुके हो तो आप मेरा 9th का वीडियो देख सकते हो, इलेक्ट्रिक करंट, छोटा सा वीडियो है हाफ एन आवर का। तो उसमें ये सारी चीजें आपकी जो है डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, पैरेलल या सीरीज कनेक्शन क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टर के साथ एक वोल्ट मीटर जो है पैरेलली कनेक्ट किया है। और जैसे ही आप आगे आओगे तो यहाँ पे एक एम मीटर लगा हुआ है जो कि सीरीज कनेक्शन में है। और आगे आते ही ये हमारा वायर जो है नेगेटिव टर्मिनल को आगे ज्वाइन कर जाता है और इस तरीके से हमारा एक सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स की कि इनका काम क्या है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करें बैटरी की, तो बैटरी का काम होता है एनर्जी देना, सप्लाई देना, या चार्जेस जो हमारे हैं उनको मूव होने के लिए जो एनर्जी देगा, राइट। की है, की को जैसे मैं बताया ऑन या ऑफ करने के लिए यूज करेंगे। रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे, रेजिस्टेंस जो है कोई भी रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, किसी भी सर्किट में करंट को फ्लो होने से अपोज करता है, राइट। तो वो रेजिस्टेंस का काम होता है। तो वहां पे क्या होता है, हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो जैसे कि हमारे घर में कोई भी अप्लायंस भी होते हैं जो, तो अप्लायंस भी क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो उनको भी हम एक तरीके से रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना। पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर करना मतलब यहाँ पे जैसे हमने दो पॉइंट दिया है ए और बी। सो यहाँ पे ए और बी जो दो पॉइंट है, मतलब ये रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट। तो जब भी करंट हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगा तो वहां पे जो है एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप को मेजर कौन करेगा, वोल्ट मीटर। तो इसलिए हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगाते हैं। अभी वोल्ट मीटर पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है ये भी हम सब 9th में पढ़ चुके थे। आगे जाओगे यहाँ पे एक एम मीटर लगा हुआ है। एम मीटर का काम क्या होता है, एम मीटर का काम होता है करंट को मेजर करना कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, और फिर सर्किट जो है आके हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई। और हमने सबको पता है कि करंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए करंट जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ओके, बेसिक फॉर्मुलेस यहाँ पे इसे भी एक बार देख लेते हैं। V मतलब पोटेंशियल, तो यहाँ पे पोटेंशियल जो है दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। पोटेंशियल की दो फॉर्मूले हैं, वर्क डन अपॉन चार्ज भी है, और पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू IR, जो कि ओम्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है, राइट।
तो V इज इक्वल्स टू आई आर इज आवर ओम्स लॉ, जिसको हमने 9th में किया था, ओम्स लॉ, राइट। और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज। सो इट्स वेरी सिंपल। पोटेंशियल यहाँ पे कौन दे रहा है? बैटरी पोटेंशियल दे रहा है, एनर्जी दे रही है, एनर्जी क्रिएट कर रही है। तो ये जो पोटेंशियल है दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब एक, अगर मैंने बात की जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जब करंट फ्लो होता है तो करंट फ्लो होता है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी सर्किट में करंट फ्लो ना मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा। तो वर्क डन जो पोटेंशियल जो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को, सपोज मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इस पोटेंशियल कितनी है, तो पोटेंशियल का काम क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना बैटरी 5 वोल्ट की बैटरी है बराबर, या 10 वोल्ट की बैटरी है, तो वो वोल्टेज की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैंने कहा कि सपोज मान लेते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, तो 10 वोल्ट की बैटरी कैसे होगी? तो जैसे कि मैंने कहा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जैसे ये मेरा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन मेरा एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, तो इसके ऊपर हम कितना वर्क डन करेंगे मूव होने के लिए। जैसे हमें पता है इलेक्ट्रॉन मूव होगा तभी हमें करंट मिलेगा, राइट। तो मान लिया कि मैंने इसे आगे बढ़ने के लिए मैंने जो है इसके ऊपर 20 जूल ऑफ वर्क डन किया, राइट। तो मैंने जो है 20 जूल ऑफ वर्क डन किया एक इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए, राइट, एक चार्ज को आगे बढ़ने के लिए। तो अभी मैंने एक ही चार्ज यूज किया है, तो हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू, मेरा वर्क डन कितना है? 20 डिवाइड बाय चार्ज कितना है? 1। तो यूनिट लिख दोगे तो जूल अपॉन चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ पे मेरा V कितना हो गया? 20 अपॉन 1, 20 अपॉन 1 इज हाउ मच? 20। तो V कितना हो गया मेरा? 20 जूल पर कूलम, राइट। तो मतलब मेरा बैटरी कितने वोल्ट का हो जाएगा? ये 20 वोल्ट की बैटरी, राइट। अगर मैंने बोला यहाँ पे मैंने 2 चार्ज को मूव कर रहा हूँ, और 2 चार्ज को मूव करने के लिए 20 जूल ऑफ वर्क डन लग रहा है, तो 2 चार्ज मतलब यहाँ पे 2 कर दोगे, 20 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 10। मतलब बैटरी कितनी हो गई? 10 वोल्ट की बैटरी हो गई, राइट। तो इस तरीके से हम जो है वोल्टेज को अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। ओके, सो ये फॉर्मूला है, आपको समझ गया होगा, हालांकि हमने इसको 9th में भी किया था। देन पावर का फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, राइट, जिसे हम लोग वर्क डन पर यूनिट टाइम भी बोलते थे। तो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लो कि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम ही है, राइट। वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल, ओके। मतलब वर्क डन एनर्जी इक्वल हम कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि दोनों सेम है, यहाँ पे लिख देता हूँ W इज इक्वल टू E। मतलब सिंपल है, जितना हम वर्क डन करेंगे उतनी हमें एनर्जी मिलेगी, राइट। देयरफॉर वी से दैट कि वर्क डन एंड एनर्जी बोथ आर इक्वल। तो ये हमारे कन्वीनियंस के लिए हमने लिख दिया यहाँ पे, वर्क डन एनर्जी बोथ आर इक्वल, ओके। नाउ विल स्टार्ट विद दिस सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था कि हमें यहाँ पे जो है एनर्जी ट्रांसफर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, राइट। एनर्जी मतलब अभी मुझे E निकालना है, E सिंपली E निकालू या W निकालू, आंसर मेरा एक ही होगा, ओके। तो एनर्जी निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो सी इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए अगर मैं बोलता हूँ वर्क डन इज माई इक्वल टू एनर्जी, या जैसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मेरे चार्ज पार्टिकल मूव हो रहे हैं, राइट। तो मैं कहता हूँ Q चार्जेस आर मूविंग। तो जब मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया एक सर्किट में, तो Q चार्जेस मूव हो रहे हैं। तो जब भी Q चार्जेस मूव होंगे तो कुछ वर्क डन होगा, राइट। तो वो वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? अब यहाँ से मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, चार्ज को यहाँ लेके आ जाओ, अब मैं चार्ज को Q से डिनोट करूंगा, राइट। तो V इंटू Q क्या हो जाएगा? V इंटू Q। तो ये मेरा हो गया वर्क डन। पर ये वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? इस सर्किट में ये वर्क डन कहाँ पे हो रहा है? तो जनरली हम बात करते हैं जब भी मैं चार्ज पार्टिकल को A से B की तरफ मूव करता हूँ, तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल लूंगा A टू B। तो मैंने V के नीचे लिख दिया AB, मतलब मैं पोटेंशियल A टू B का ले रहा हूँ, राइट। तो जब मैं चार्ज A टू B मूव करूंगा, राइट, तो वहां पे जो मेरा वर्क डन होगा दैट विल बी V इंटू Q। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वर्क डन का, V इंटू Q। एंड वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी? यूज हो जाएगी। तो जो भी पोटेंशियल यहाँ पे VAB हो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा, चार्ज मुझे पता है कितना फ्लो हो रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ, और जो भी मुझे वर्क डन मिलेगा वो इक्वल टू होगी हमारी एनर्जी से। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये आता है
कि ये जो भी हमने वर्क डन किया यहाँ पे, या जो भी हमें यहाँ पे एनर्जी मिली, तो ये एनर्जी जो है कहाँ जाती है, वेयर दिस एनर्जी इज गोइंग। या फिर मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि ये एनर्जी आती कहाँ से है, तो सबसे पहले इसका आंसर है एनर्जी आ कहाँ से, बैटरी से, राइट। क्योंकि बैटरी एनर्जी दे रही है, तभी यहाँ पे एनर्जी क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। तो एनर्जी आ रही है बैटरी से, ओके, इसमें एनर्जी आया, एनर्जी कंज्यूम कर लिया, तो एनर्जी जाएगी कहाँ, तो ये जो एनर्जी है जो इसने कंज्यूम किया है, कितना एनर्जी कंज्यूम किया है, V इंटू क्यू। अगर मुझे V पता है, Q पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको एनर्जी मिल जाएगा, दैट मींस योर वर्क डन। तो अब वो एनर्जी जाती कहां पर है, तो वो एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, राइट। एनर्जी क्या होगी हमारी यहाँ पे, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं रजिस्टर की, ठीक है। तो रजिस्टर में क्या हो रहा है, हमारा एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में, जैसे देखो कोई भी डिवाइस को अगर हम कनेक्ट करते हैं सर्किट को, तो आपको पता है करंट फ्लो होता है, तो वो हीट होना स्टार्ट होता है, तो वो भी एक लॉस ऑफ एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एनर्जी जो लॉस हो गया वो हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट हमारा क्वेश्चन है कि एनर्जी ट्रांसफर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सिंस आई नो दैट माय पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, राइट, तो इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। तो आई नो दैट पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, और हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसी फॉर्मूले को लिखा मैंने, पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, राइट। बट आई नो दैट माय एनर्जी इज V इंटू क्यू। अभी मैंने कहा कि W और E इक्वल है, तो अभी मुझे जो मेरी E की वैल्यू है वही मेरी W की भी वैल्यू होगी, तो मेरा वैल्यू कितना होगा, E की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, V इंटू क्यू। तो लिख देते हैं हम V इंटू क्यू अपॉन T, राइट, ये हमने लिख दिया। और आप चाहिए यहाँ पे VAB भी लिख सकते हो। VAB हम क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A एंड B, therefore we are writing VAB, okay। तो माय पावर इज V इंटू क्यू अपॉन T। बट आप सबको पता है, इसमें आपने 9th में भी किया था कि ये जो Q बाई T है इसको हम कुछ लिखते हैं, राइट, एंड दिस Q बाई T इज नथिंग बट करंट, चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है। वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, तो लिख देता हूँ I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ये हमारा फॉर्मूला होता है करंट का, मतलब एक वायर से कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं, करंट का यूनिट एम्पियर भी होता है। तो Q बाई T की जगह मैं I भी लिख सकता हूँ, तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे लिख देता हूँ V इंटू I, ओके। तो P जो है, P की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, V इंटू I, ये हमें P मिल गया, ओके। एंड P क्या है हमारा यहाँ पे, P इज पावर, P इज पावर, ओके। तो P हमारा यहाँ पे क्या है, पावर है, जो मुझे मिल गया है V इंटू I। तो इसको हम जो है इक्वेशन नंबर 1 करके स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट अभी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनर्जी, एनर्जी कितना लॉस हो रहा है, राइट। तो कितनी एनर्जी लॉस हो रही है वो अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो एनर्जी लॉस कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई डू, मैं इसी फॉर्मूले से एनर्जी लॉस कैलकुलेट करता हूँ। ये जो E है, दिस इज माय एनर्जी, मैं क्या करता हूँ, T को यहाँ लेके आ जाता हूँ, तो मुझे E की वैल्यू क्या मिल जाएगी, P इंटू T, ओके। तो मैं इस फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, या हम ऐसे कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, खाली हम E को यहीं रहने देंगे, T को यहाँ लेके जाएंगे। तो मैं क्या लिख देता हूँ, तो सिंस वी नो दैट P इंटू T इज इक्वल टू E, so this is my energy loss which is power into time। मैंने यहीं से फॉर्मूला बना दिया, राइट। तो पावर इंटू टाइम, बट पावर का फॉर्मूला मुझे पता है क्या है, V इंटू I, तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, राइट। बट आई नो दैट कि ये जो हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी लॉस हो रही है, और एनर्जी लॉस किस फॉर्म में हो रही है, हीट के फॉर्म में। तो क्या उसे हम H से रिप्लेस कर सकते हैं एज अ हीट, तो यस हम उसे कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सी आई कैन राइट दिस E की जगह मैं H लिखता हूँ। E क्या है हमारा, एनर्जी जो लॉस हो रहा है, बट हमने कहा था एनर्जी लॉस हो रहा है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। तो मैं E को जो है H से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो मैंने H लिखा, फिर P इंटू T, पावर इंटू टाइम। बट आई नो दैट पावर अभी हमने कैलकुलेट किया, पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू I, तो P की जगह पे लिख दो V इंटू I, सो V इंटू I इंटू T, राइट। तो ये हमें मिल गया VIT, दैट इज माय H का वैल्यू, राइट।
तो H की वैल्यू जो मुझे मिली VIT मिल गई। ओके, अब मैं ये मेरा H का फॉर्मूला हो गया, मैं इसे थोड़ा सा और सफल कर सकता हूँ। कैसे कर सकते हैं? सी आई नो V इज व्हाट I इंटू आर, राइट। तो मैं V की जगह पे I इंटू आर पुट कर सकता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? V की जगह पे मैं IR लिख देता हूँ, IR इंटू T। तो I इंटू I स्क्वायर और RT, तो I स्क्वायर RT, ये मेरा एक H का फॉर्मूला हो गया, राइट। मैं यहाँ पे और कुछ लिख सकता हूँ, मैं I को भी रिप्लेस कर सकता हूँ ओम्स लॉ के हिसाब से। अगर I को रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं I की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? R को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो V बाय R हो जाएगा, राइट। तो I क्या हो जाएगा? V बाय R। तो हम यहाँ पे लिख देंगे H इक्वल्स टू V, मेरा ऐसे ही रह जाएगा। I की जगह पे हम लिखेंगे V अपॉन R इंटू V अपॉन R इंटू T। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर T अपॉन R, राइट। दिस विल बी V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन गए H के, जो कि हमारे हीट के फॉर्मूले। एक है I स्क्वायर RT और दूसरा है V स्क्वायर T अपॉन R। कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो गिवन डेटा के हिसाब से, राइट। जैसे अगर हमें कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है फाइंड आउट करना है, जैसे बोला है हीट फाइंड आउट करो, तो हीट अभी आपको पता होना चाहिए डेटा क्या दिया हुआ है। अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करो, करंट दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करो। ओके, सो दिस इज हाउ वी गेट द हीट। यहाँ पे हीट का जो यूनिट है उसे हम जूल लेंगे। तो हीट का जो यूनिट है SI यूनिट, तो हीट SI यूनिट इज जूल। ओके, तो ये हमारी हीट की SI यूनिट होगी। इसके बाद हम अगर इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारा दिस P, अगर इस पावर का अगर हमें यूनिट लेना है, राइट, इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट हमें लेना है या लिखना है, तो पावर को सिंस आई कैन राइट V इंटू I, अभी हमने देखा था, तो पावर को मैं लिख रहा हूं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, राइट। इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट लिखूंगा तो P इज इक्वल्स टू V इंटू I, V इंटू I। पर V जो है मेरा क्या है? पोटेंशियल है, और V को हम क्या लिखे थे? वर्क डन अपॉन चार्ज, राइट। और वर्क डन अपॉन चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? जूल पर कूलम। तो इसको हम ले लेंगे जूल पर कूलम, और करंट पर इक्वल टू नहीं आएगा, करंट को हम ले लेंगे, करंट का भी मैंने बताया था Q बाई टी, दैट इज चार्ज पर, Q मतलब चार्ज, Q बाई टी, तो चार्ज पर सेकेंड, राइट। CC कैंसिल हो जाएगा, CC कैंसिल हो गया, बचा क्या? जूल पर सेकेंड। तो ये हमारी यूनिट हो गई किसकी? इलेक्ट्रिकल पावर की। ये तो हमने फाइंड आउट किया। आप डायरेक्टली यहां से भी बना सकते थे। सी पावर की आपको यूनिट चाहिए, एनर्जी को हम जूल में लिखते हैं, डायरेक्टली जूल में लिख दो, टाइम सेकंड, तो मिल गया पावर का यूनिट जूल पर सेकंड। ओके, सो दिस इज व्हाट वी गेट इन एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके बाद हम करेंगे हीटिंग इफेक्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव अहेड। So well, our next topic is heating effect of electric current. So as now we see that whenever current passes through a wire, energy is consumed, right? And that energy consumed is converted into heat. तो generally heating effect जो है current flow होने की वजह से ही आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कॉइल्स की, तो कॉइल्स की टाइप है हमारे पास। यहाँ पे कॉइल है जिसको सोलेनॉइड भी हम कहते हैं, तो एक सोलेनॉइड है, या फिर कॉइल है, मतलब जो ऑलरेडी कॉइल है फिर इसको भी हमने कॉइल किया हुआ है, राइट। तो जनरली इन सबको हम हीटिंग इफेक्ट के लिए यूज करते हैं। सो दिस टाइप ऑफ इज यूज इन लाइक हीटर, जो वाटर हीटर होता है, या फिर हम बात करें इलेक्ट्रिकल बल्ब में जो टंगस्टन वायर होता है, राइट। तो जो बल्ब होता है हमारा ऐसे, राइट, तो उसमें ऐसे से वायर्स लगे होते हैं, राइट। सो दिस इज माय tungsten wire, right? So these wires have very high melting point, right? And इनका जो melting point होता है
वो होता है अराउंड ग्रेटर देन 3000 या फिर 3400 डिग्री सेल्सियस, राइट। सो दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस टंगस्टन वायर। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट जो है हमें ये हीटिंग इफेक्ट मिलता है, ओके। तो यहाँ पे एक चीज और जो है इन्होंने बोला है ऑलवेज टू रिमेम्बर में, आपके बुक में देखोगे तो उसमें इन लोगों ने जो है यूनिट बताया है इलेक्ट्रिकल पावर का, राइट। तो उसी पावर जो है उसका यूनिट हमने लिया था जूल पर सेकेंड, राइट। अभी हमने यहाँ पे जो है उसे प्रूफ किया था, बट उसे हम वैट भी लिखते हैं, राइट। वैट या शॉर्ट में कैपिटल W, ओके। तो पावर जो है अगर हमने सिर्फ वैट लिया तो वैट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, राइट। बिकॉज हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत हाई एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उसे हम जो है सिर्फ वैट से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हमें एक हाई पावर या हाई यूनिट देना पड़ेगा। तो हाई यूनिट देने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये 1 वैट हो गया, ठीक है। तो मैंने अगर लेट्स से 1000 वैट ले लिया, तो 1000 वैट को हम लिखेंगे 1 किलो वैट, राइट। 1000 वैट को हम क्या लिखेंगे 1 किलो वैट। तो ये 1 किलो वैट क्या हो गया, सी यहाँ पे ये किलो के किलो क्या होता है, किलो मतलब 10⁻³ है ना, तो 3 0 है, तो इसलिए 10⁻³ किलो मतलब केजी, जैसे 1 केजी कितना होता है 1000 ग्राम, राइट। वैसे तो किलो को जो है हम 10⁻³ जो है किलो होता है, तो किलो मतलब के मतलब होता है 10⁻³, राइट। तो ये 10⁻³ है क्योंकि 3 जीरोस है, तो 1 किलो वैट। तो 1000 को जो है हम क्या लिख सकते हैं 1 किलो वैट। सो ये जो है एक ग्रेटर यूनिट बन जाता है, ओके। पर अगर सपोज मैंने कहा कि ये जो ग्रेटर यूनिट बन रहा है 1 किलो वैट, तो सपोज अगर एक हाउस है जो एनर्जी यूज कर रहा है, बट एनर्जी हम जो यूज करते हैं वो हम सेकंड्स में नहीं यूज करते, हम एनर्जी को यूज करते हैं आवर्स में, राइट। तो अगर मैं एनर्जी को आवर्स में यूज कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे आर से। तो सपोज अगर मैंने 1 आवर के लिए एनर्जी को यूज किया, राइट, तो अगर मैंने 1 आवर के लिए एनर्जी को यूज किया तो मेरा पावर कितना कंज्यूम होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो पावर कंज्यूम इन 1 आवर, तो मैं क्या करूंगा पावर कंज्यूम फॉर 1 आवर, तो हम क्या करेंगे इसे जो है 1 किलो वैट को तो ऐसे ही रहने देंगे 1 किलो वैट, पर 1 आवर के लिए यूज कर रहे हैं तो सिर्फ टाइम को हम हमेशा सेकंड में रखते हैं, बिकॉज टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड होता है, राइट। तो 1 आवर मतलब कितना हो जाएगा, 1 आवर उसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करें तो वो हो जाएगा हमारा 3600 सेकेंड्स, राइट। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस ऑल, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं मतलब पूरे यूनिट्स में लेके, तो मुझे टोटल क्या मिलेगा P इक्वल्स टू किलो मतलब कितना हो गया 1000, सो 1000 वैट इनटू 3600 सेकेंड्स। तो ये मुझे टोटल दे देगा पावर 3600 और ये 3 0, राइट, वैट सेकेंड। तो वैट सेकेंड जनरली फिर इसका हम जो है यूनिट ले लेंगे जूल, क्योंकि वैट सेकेंड को हम जूल भी लिख सकते हैं, ओके। तो हमारा जो पावर हो गया वो हो जाएगा, इसे अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसको जूल में ले लिया हमने। तो एक सेकेंड में 1 आवर में हमारी एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, इट इज अराउंड यूनिट 10 100,000 10,000 लाख एंड 36 लाख, राइट। सो 36 लाख जूल एनर्जी इज यूज्ड। तो इसको मैं अगर और शॉर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ 3 6, अभी ये कितनी जीरोज है 1 2 3 4 5 6, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 3.6 मेगा जूल, राइट। तो मेगा जूल मतलब मेगा मतलब 10⁻6 होता है, राइट। तो 10⁻6 मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन यू गेट दिस ओनली। तो इतना हाई पावर जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं यूज कर रहे हैं। तो P इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ओके। तो ये मेगा मतलब हो जाएगा 10⁻6। सो ये जो था हमारा कंजम्पशन था। अभी इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज तुम्हें ये दिया हुआ है कि फ्यूज के बारे में, राइट। जो फ्यूज जो है
इलेक्ट्रिकल फ्यूज हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड इलेक्ट्रिकल फ्यूज जनरली हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट्स, एंड वी नो दैट कि शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब होने के रीजंस होते हैं या फिर ओवरलोडिंग हो गया या एक्सेस ऑफ करंट पास हो गया, राइट। तो इन सब वजह से शॉर्ट सर्किट बहुत ज़्यादा हो जाता है। या फिर शॉर्ट सर्किट्स होने का एक रीज़न और भी होता है, जैसे वी नो दैट कि हमारे पास जो घर में करंट आते हैं तो उसमें जो प्लग होते हैं उसमें तीन वायर होते हैं। एक होता है 3 वायर होते हैं, एक होता है लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ या अर्थिंग, ठीक है। तो ये 3 वायर जाते हैं हमारे पास। तो इन तीनों वायर में से लाइव और न्यूट्रल, अगर ये दोनों वायर ज्वाइंट हो गए या टच हो गए तो भी जो है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है। और अगर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुआ, अगर उसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसी चीजें हैं जो फ्लेमेबल है, या फिर जैसे अगर हम बात करें क्लोथ है, वुड है, जो मतलब फायर को कैच कर सकता है, तो वहां पे जो है आग लग जाती है, राइट। तो शॉर्ट सर्किट जिसे हम कहते हैं, तो शॉर्ट सर्किट की वजह से भी कभी कभी जो है फायर लग जाता है। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है, फॉर एग्जांपल समर सीजन है तो शाम के टाइम में या फिर आप दोपहर के टाइम में अगर हम कहें ऑफिस चालू है, इंडस्ट्रीज चालू है, सबके घर में एसी चालू है, फैन चालू है, राइट। मतलब बहुत ज्यादा ओवरलोडिंग हो जाता है, मतलब एट अ टाइम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं, तो वो ट्रांसफार्मर भी क्या होता है, इतना ज्यादा हीट जनरेट होता है कि वो भी जो है इट कैचेस फायर, राइट। तो ये सारी चीजें जो है एक प्रॉब्लमेटिक होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ करंट फ्लो होता है, जिसको हम ओवरलोडिंग भी कहते हैं। तो ओवरलोडिंग मींस एक्सेस करंट फ्लो होने की वजह से जो होता है, तो वहां पे भी जो है फायर कैचेस हो जाते हैं। तो इन सब से प्रोटेक्शन लेने के लिए हमने क्या किया, फ्यूज डिजाइन किया, राइट। तो फ्यूज का मेन काम क्या होता है, फ्यूज का मेन काम होता है जो कि वो क्या करते हैं, ये जो प्रॉब्लम आते हैं शॉर्ट सर्किट या फिर इनकी वजह से जो हादसे हो जाते हैं उनको ये रोकते हैं, राइट। तो फ्यूज जनरली जो है बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी आते हैं। यू कैन सी ऑन योर टेक्स्ट बुक्स, अगर आप आपके टेक्स्ट बुक में देखोगे पेज नंबर 50 पे, तो यू कैन सी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज दे हैव शोन हियर, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज दिखाए हुए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो इस बुक के अंदर, राइट। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूज दिखाया हुआ है, तो ये सारे जो फ्यूजेस हैं, ये छोटे छोटे, ये हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में यूज करते हैं। दिस आर द MCBs, राइट। इसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स भी बोलते हैं, राइट, इस सर्किट्स को। तो इन्हें भी हम यूज करते हैं बड़े बड़े कंपोनेंट्स में, जो कि जैसे हो गए AC कंपोनेंट्स या AC डिवाइस, AC है या फिर बहुत बड़े कंपोनेंट्स हैं, तो वहाँ पे भी हम उसे यूज करते हैं, जो कि शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग के वक्त हमें मदद करता है। तो फ्यूज में होता है क्या है, वहाँ पे एक वायर होता है जो कि एक्सेस, और एक चीज बात यहाँ पे ये है कि जो फ्यूज जो है वो इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब अगर एक्सेस करंट पास होता है तो वो फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो वायर अगर ब्रेक हो गया मतलब करंट आगे फ्लो नहीं होगा। इसका सिंपल डायग्राम देखते हैं। सपोज ये हमारा मेन सप्लाई है, ठीक है, ये मेन सप्लाई है, यहाँ पे सपोज AC लगा हुआ है, राइट, दिस इज माय AC। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट AC का वायर मेन सप्लाई में नहीं लगाएंगे, इसे हम क्या करेंगे, AC का वायर पहले हम फ्यूज में लगाएंगे, ओके। तो दिस इज माय फ्यूज, ओके, एंड दिस इज माय सप्लाई। तो अभी यहाँ से करंट क्या होगा, फ्यूज में जाएगा फिर AC में जाएगा। तो इन केस हमारे घर में पता है हमें वोल्टेज 240 वोल्ट या 260 वोल्ट ऐसे हमारे घर में वोल्टेज आते रहते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज वेरिएशन होता है, जिससे करंट ज्यादा या कम होता है, फ्लक्चुएशन जिसे हम कहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ज्यादा करंट आ गया तो ये फ्यूज में वायर होता है, तो जब ज्यादा करंट आता है तो क्या होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या सीखा हमने, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, तो मतलब ज्यादा करंट पास होता है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे जो वायर होता है ना, इनका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो जब ज्यादा कर, जैसे यहाँ पे हमने टंगस्टन का देखा, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत हाई है, राइट, वैसा यहाँ पे नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो जैसे हाई करंट पास होगा, ये क्या हो जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, और ये ब्रेक हो जाएगा तो अब आगे करंट जाएगा ही नहीं, और आगे करंट जाएगा नहीं तो हमारा जो अप्लायंस है
वो सेफ हो जाएगा या प्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस यूज में जो हम इसे यूज करते हैं फ्यूज को, विच इज यूज्ड फॉर अ वाइट रेंज। टेक अ स्क्रीनशॉट।